जब जैंगी ने बियान जुनवू की रिक्वेस्ट मानी और उनके साथ शेल्टर की तरफ गया, तब इन्वेस्टिगेशन टीम के व्हीकल में वूडी ने बियान जुनवू से पूछा, कैप्टन बियान, क्या आप उस जैंगी लड़के के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे? क्या वो आपका खोया हुआ इलेजिटिमेट बेटा हो सकता है? व्हीकल में हंसी मजाक छा गया। बियान जुनवू थोड़ा मुस्कुराया, वो वूडी के मजाक से नॉर्मल था, और फिर उन्होंने सीरियस टोन में कहा, जैंगी को छोटा मत समझो। मेरी इंट्यूशन कहती है कि उसकी ताकत एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, दूसरे फोर्सेस के लीडर से बेहतर। मुझे लगता है हमें उसे अपनी टीम में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। बियान जुनवू से ऐसे तारीफ सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम के दूसरे सदस्य भी हैरान हो गए। रिवर साउथ डोमेन के म्यूटेंट्स को रिक्रूट करने के स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, खास करके उनके लिए जो ओरिजिनली रिवर साउथ डोमेन के मेंबर नहीं है। डिमोलिशन एक्सपर्ट ये जिकान ने क्यूरियस होते हुए पूछा, हमने उसे एक्शन में नहीं देखा, आप ये कैसे कह सकते हैं? बियान जुनवू ने सोचकर जवाब दिया, पहले तो ये मेरी इंट्यूशन है, और दूसरा ये मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। उनकी टीम में सिर्फ कुछ लोग हैं, और मुझे लगता है जो कार में है वो उनकी सारी कॉम्बैट पावर को दर्शाते हैं। फिर भी इन कुछ लोगों के साथ उन्होंने वेस्ट माउंटेन बेस को रिप्लेस किया और टॉप 5 फोर्सेस में आ गए। ये दर्शाता है कि म्यूटेंट्स में उनकी ताकत नोटवर्दी है, और जैंगी जो उनके टीम का कोर है अनडाउटेडली सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ रखता है। उन्होंने सराउंडिंग ज़ोंबीज को भी सॉल्व किया है, जो दिखाता है कि ये जैंगी स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट दोनों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वाइस कैप्टन बाइली चैंकिंग ने हंसी मजाक में कहा, आपका पॉइंट अच्छा है कैप्टन, आपका जजमेंट इंडीड शार्प है। लेकिन फिर वूडी ने सोचा और कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे चैलेंज लेने का मन कर रहा है, मैं भी उससे लड़ना चाहता हूँ। बियान जुनवू ने सीधा उस आइडिया पर पानी डाल दिया, भूल जा, तुम डेफिनेटली उसके मैच के नहीं हो। जैसा कि मुझे पता है उसकी एबिलिटी तुम्हारे एबिलिटी को काउंटर करती है। ये सुनकर वूडी और प्रोवोक हो गया और डेफिनेट टोन में पूछा, वो मुझे काउंटर कर सकता है? वो किस तरह की एबिलिटी रखता है? बियान जुनवू ने जवाब दिया, ये एक स्पेशल एबिलिटी है जो स्पेशल ट्रेड्स में भी काफी रेयर है। इस पर व्हीकल में शोर मच गया। स्पेशल एबिलिटी? बाइली चैंकिंग ने आंखें बड़े कर कर कहा, पूरे रिवर साउथ डोमेन में स्पेशल एबिलिटी वाले लोग बहुत कम है। इस तरह की एबिलिटी की स्ट्रेटेजिक वैल्यू इनक्रेडिबली हाई है। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को छोड़ भी दो, बस आइटम स्टोर करने की एबिलिटी भी उसे एक मोबाइल वेयरहाउस बनाती है। ये एबिलिटी खास करके पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के इनकन्वीनियंट कंडीशन में एक यूनिक एडवांटेज है। ऐसा लगता है इसीलिए कैप्टन चाहते हैं कि वो हमारी टीम में आए। बियान जुनवू ने हंसी मजाक में कहा, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ मेरी पर्सनल गेस है। हमें अभी एसेस करना है कि वो असल में क्या कर सकता है। मेन चीज ये है कि क्या वो हमारे साथ रिवर साउथ डोमेन आने को तैयार है। इस बीच जैंगी व्हीकल में वो भी रिवर साउथ डोमेन के इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में कुछ लोगों से बात कर रहा था। ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल उन फोर्सेस से अलग जिनसे हम पहले मिल चुके हैं। इनके पास लो प्रोफाइल रखना बेहतर है, क्योंकि ये रिवर साउथ डोमेन से हैं और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवरेंस मेंटेन करनी चाहिए। बियान जुनवू का जो मूव था वो मुझे काफी डरावना लगा, और इसने मुझे ये समझा दिया है कि लेजेंडरी रिवर साउथ डोमेन कितना पावरफुल है। ऐसे लोग जैसे बियान जुनवू जो इस लेवल के म्यूटेंट हैं, ये जरूरी नहीं कि अकेले हो। अब जब रिवर साउथ डोमेन उसे रिक्रूट करने में इंटरेस्टेड है, जैंगी उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता है। आखिर जिंदगी में कभी कभी अडेप्ट करना जरूरी होता है, और जैंगी को ये महसूस होता है कि बियान जुनवू सच में उसके लिए कोई बुराई नहीं रखता। दोनों व्हीकल्स लाक मैनोर पहुंच गई। जैंगी के लग्जूरियस विला को देखते हुए बियान जुनवू ने हैरान होते हुए कहा, मैंने सोचा था उसका शेल्टर कुछ बंकर जैसा होगा, ना कि इतना लग्जूरियस मैंशन। कॉन्गशेंग ने भी कहा, क्या ये थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है? रिवर साउथ डोमेन में भी ऐसे लेवल का शेल्टर नहीं मिलता। इस मोमेंट में मैंग सुयू ने बैक सीट से कहा, ऐसा मत बनो, नहीं तो लोग सोचेंगे हम गांव के लोग हैं जो शेल्टर आए हैं। हम मेजर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ये शेल्टर बिलियन US$ में बना है, इसीलिए इसका इतना एक्स्ट्रावेगेंट होना समझ आता है। जैंगी के शेल्टर की लेविशनेस सबको हैरान कर गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जैंगी पोस्ट अपोकलिप्स में इतनी लेविश लाइफ जी सकता है। जैंगी मुस्कुराते हुए
उन्हें अंदर बुलाता है। आइए बैठिए। जोकीर ने तुरंत उनके करीब आकर धीरे से पूछा, क्या ये वही लोग हैं जो आपने फोन पर रिवर साउथ डोमेन के बारे में बात की थी? ये सब इतने डरावने क्यों लग रहे हैं? उसने जान लिया था कि जैंगी आसानी से किसी को अपने शेल्टर पर नहीं बुला सकता, इसीलिए वो अलर्ट रही। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लोग ज़ोंबी क्राइसिस से डील करने आए हैं, जाके कुछ खाना और ड्रिंक्स तैयार करो। जैंगी ने बियान जुनवू और बाकी लोगों की तरफ देखा। आप लोग क्या पीना चाहेंगे? मेरी जगह थोड़ी मॉडेस्ट है, सिर्फ कॉफी, अल्कोहलिक बेवरेजेस और कोला अवेलेबल है। तो बुरा मत मानिएगा। सब लोग थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद जैंगी जानबूझकर अपने सप्लाईज का दिखावा कर रहा है। इतने लग्जूरियस जगह को मॉडेस्ट कहकर बियान जुनवू काम दिखने की कोशिश करते हुए बोला, बस प्लेन वाटर ही ठीक है। फिर बियान जुनवू ने अचानक कहा, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं? जैंगी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ये कहकर जैंगी ने बियान जुनवू को कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ले गया। जब वो वहाँ पहुँचे, बियान जुनवू सीधे मुद्दे पर आया। अब जब हम सिर्फ दोनों हैं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुमने उन ज़ोंबीज को कैसे रोका। याद रहे, जितनी डिटेल दोगे उतना बेहतर होगा। तुमने शायद इससे पहले थोड़ा बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन मेरे साथ घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई बात बनाने की जरूरत नहीं है। रिवर साउथ डोमेन के पास काफी इंटेलिजेंस है। मैं सिर्फ सुनकर ये जान सकता हूँ कि ये सच है या नहीं। जैंगी को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सोचता है, कैप्टन बियान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अगर मैं आगे भी झूठ बोलता हूँ तो शायद उनके ऊपर मेरा बैड इमेज बन सकता है। ये सोचकर जैंगी ने डिसाइड किया कि अब वो किसी चीज को छुपाने नहीं वाला और बियान जुनवू को उन ज़ोंबीज को निपटाने का पूरा प्रोसेस समझाने लगा। बियान जुनवू ने थोड़ा गर्म पानी पीकर कहा, क्या तुम मेजर फोर्सेस से सच्चाई छुपा रहे हो बदला लेने के लिए? आखिर उन्होंने एक बार मिलकर तुम पर हमला किया था, या फिर क्या तुम उन्हें खत्म करने और आखिर में हेवनली सी सिटी को कंट्रोल करना चाहते हो? बियान जुनवू के सवाल का सामना करते हुए जैंगी बिल्कुल फ्लस्टर नहीं हुआ और शांत स्वभाव से बोला, शुरुआत में मुझे ये आइडिया था, जैसे तुम देख रहे हो करंट सिचुएशन से। उन्होंने असल में वेस्ट माउंटेन बेस का टेरिटरी जीतने की कोशिश की थी और मुझे खत्म करने की कोशिश भी की थी। मैं अपने आप को डिफेंड करने पर मजबूर हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ा वजह नहीं है। जैसे तुम्हें पता है, हेवनली सी सिटी का सबवे नेटवर्क काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। मैं सिर्फ अपने पास वाले नेक्स्ट चैनल गार्डन स्टेशन को मैनेज कर रहा हूँ, जो मेरे लिए मेरे लिमिट तक है। मुझे बाकी सब लाइंस को फ्लर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए मैं इसे बस बाहर रखता हूँ। मैं नहीं सोचता कि प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करूंगा। ज़ोंबी किंग को आसानी से डुबाना मुश्किल है। जब तक ज़ोंबी किंग है, ज़ोंबीज कभी नहीं रुकेंगे। बियान जुनवू को ये समझ आया और उसने पूछा, क्या तुमने कभी ज़ोंबी किंग को देखा है? जैंगी ने तेजी से सर हिलाया, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जरूर होगा। कहते हैं ज़ोंबीज लिविंग बीइंग से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन शेल्टर में हम सिर्फ कुछ हैं और हम कभी बाहर नहीं जाते। हम इतने बड़े होर्ड्स ऑफ ज़ोंबीज को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? इसीलिए मुझे लगता है ज़ोंबी होर्ड्स पर्पसफुल हैं। ये जरूर किसी से कमांड्स ले रहे हैं। ये या तो ज़ोंबी किंग है या कोई ऐसा जो ज़ोंबीज को कंट्रोल कर सकता है। बियान जुनवू उनकी तारीफ करते रहा, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। जैंगी ने मॉडेस्टली सर हिलाया, ये कोई बड़ी विजडम नहीं है, ये बस कुछ छोटी छोटी चतुराइयां हैं जो मुझे इन खतरों में जिंदा रखने के लिए है। बियान जुनवू सोचता है कि जैंगी का अप्रोच बहुत समझदारी भरा है, क्योंकि ज़ोंबी क्राइसिस को कम्प्लीटली सॉल्व करना जैंगी के लिए वाकई में अनरियलिस्टिक है। अगर सारे अंडरग्राउंड ज़ोंबीज को सरफेस पर लाया गया तो हेवनली सी सिटी का कंट्रोल पूरी तरह से खो सकता है। बियान जुनवू ने जैंगी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और मैं अनुमान लगाता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी डेल्टा लेवल तक पहुँच गई है। क्या तुमने कभी ये छोटी जगह छोड़ने और रिवर साउथ डोमेन में अपनी किस्मत आजमाने पर विचार किया है? ये सुनकर जैंगी ने तुरंत बियान जुनवू को रोका और पूछा, तुमने क्या कहा? डेल्टा क्या? बियान जुनवू तब समझता है कि जैंगी इन म्यूटेंट्स के टर्म्स के बारे में कुछ नहीं जानता और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भूल गया कि तुम लोगों को ये सब नहीं पता है। चलो मैं तुम्हें सही से समझाता हूँ। फिर उन्होंने सीधा बैठा और पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि म्यूटेंट्स होते हैं और म्यूटेंट्स कब से दिखना शुरू हुए? जैंगी को इस बारे में पता था और बिना किसी झिझक के बोला, क्या ये ब्लू स्टार पर गामा रेस के चक्कर में नहीं है?
और फिर आइस अपोकलिप्स शुरू हुआ। बियान जुनवू ने तुरंत जैंगी की बात को रिजेक्ट किया, ये सही नहीं है। असल में ह्यूमंस में म्यूटेशन हमेशा से थी। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए सभी लाइफ लगातार म्यूटेट होती रहती है, जो असल में नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। एक तरीके से आज के ह्यूमंस और हमारे पूर्वजों जो हजारों साल पहले थे वो दोनों अलग स्पीशीज है। इस लंबी एवोल्यूशन की प्रोसेस में बिलियन लोगों में से कुछ छोटे से स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग उभर रहे हैं, जैसे जनरल्स जो इमेंस स्ट्रेंथ रखते हैं, वाइज मैन जो क्लाउड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म्स वाले म्यूटेंट्स। ये सब म्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो म्यूटेंट्स असल में एंशिएंट टाइम से ही है, बस गामा रेस का इफेक्ट जेनेटिक सीक्वेंस को बदल रहा है। इसीलिए म्यूटेंट्स का अपीयरेंस का पोर्शन ड्रास्टिकली बढ़ गया है, जिससे एक बड़े संख्या में म्यूटेंट्स का जन्म हुआ है। असल में दुनिया के अलग अलग देशों ने म्यूटेंट्स पर रिसर्च करना काफी पहले ही शुरू किया था, इसीलिए म्यूटेंट लेवल्स की क्लासिफिकेशन भी काफी समय से मौजूद है। जैंगी काफी कंफ्यूज हो जाता है, अपने हाथ को गले में लपेट कर पूछा, मैंने वेस्ट माउंटेन बेस के इंफॉर्मेशन डेटाबेस में म्यूटेंट्स की मेजर क्लासिफिकेशन देखी है। ये म्यूटेंट लेवल्स तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बियान जुनवू ने समझाना शुरू किया। आजकल म्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन पर एक ग्लोबल कंसेंसस है। सबसे नीचा लेवल अल्फा लेवल है, जहां एबिलिटीज काफी ऑर्डिनरी होते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बिना ग्रोथ पोटेंशियल के। उसके बाद बेटा लेवल, जहां अल्फा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज होती है लेकिन फिर भी लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होता है। जब गामा लेवल तक पहुंचते हैं तो म्यूटेंट्स ऑलरेडी काफी पावरफुल सुपरनैचुरल एबिलिटीज रखते हैं। ये लोग आसानी से हजारों आम लोगों का सामना कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सिलरी एबिलिटीज रखते हैं। जैंगी ने सोचा कि अंकल यू और चुनले शायद इस लेवल पर होंगे। जैंगी ने फिर पूछा, उसके बाद क्या होता है? बियान जुनवू ने आगे बताया, तब असली सुपरनैचुरल पावर्स का खेल शुरू होता है डेल्टा लेवल पर। सबसे ऑब्वियस साइन ये है कि ये दूसरे म्यूटेंट्स की एनर्जी को अपने एवोल्यूशन के लिए एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैंगी इस बात से हैरान हो गया। कोई शक नहीं कि मैं और फ्लावर और लियांग यू दूसरों की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अंकल यू और मोटू नहीं कर सकते। बियान जुनवू ने फिर समझाया, असल में कुछ डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स शायद इतने स्ट्रॉन्ग पावर्स ना दिखाएं, लेकिन उनके पास कंटिन्यूअसली इवॉल्व होने की एबिलिटी होती है। तो डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स का पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। मेरे अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि तुम और मेजर फोर्सेस के लीडर्स शायद इस लेवल पर हो। जैंगी ने सोचा, डेल्टा, ये तो म्यूटेंट्स में चौथा लेवल है और इसे काफी हाई एवोल्यूशन माना जाता है। बियान जुनवू ने आगे कहा, सबसे आखिरी और हाईएस्ट लेवल एपिसलोन है। ये कहने पर बियान जुनवू की आवाज सीरियस हो गई। इस लेवल पर म्यूटेंट्स का पोटेंशियल बाउंडलेस है। हर एक को नेशनल ट्रेजर माना जाता है। ये सिर्फ दूसरे म्यूटेंट्स की पावर को डिवॉवर करने की क्षमता नहीं रखते, बल्कि इनके पास भयानक स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज भी होती है। जैंगी ने बियान जुनवू की तरफ देखा और बिना रुकावट के पूछा, तुम जरूर एपिसलोन लेवल म्यूटेंट हो? एक नजर से हजारों ज़ोंबीज को मार दिया। अब सोचने पर भी मुझे काफी शौक लग रहा है। लेकिन बियान जुनवू ने सर हिलाया और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी तरह हूँ, सिर्फ डेल्टा लेवल पर। ये सुनकर जैंगी बहुत हैरान हुआ, पर ये कैसे हो सकता है? तुम इतने पावरफुल हो और फिर भी सिर्फ डेल्टा लेवल पर? तो एपिसलोन लेवल म्यूटेंट कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? जैंगी की बात सुनकर बियान जुनवू अचानक हंसता है। जैंगी बिना किसी झिझक के पूछता है, क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? बियान जुनवू ने जैंगी को समझाया, ये शायद तुम्हें जो लगता है उससे थोड़ा अलग हो सकता है। असल में एबिलिटीज की क्लासिफिकेशन और कॉम्बैट पावर की स्ट्रेंथ एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होती। ये असल में कैपेबिलिटी का एक लिमिट दिखाता है। एबिलिटीज के मैनिफेस्टेशन अलग अलग होते हैं। कुछ कॉम्बैट ओरिएंटेड हैं, कुछ सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और कुछ और भी पिक्यूलियर स्पेशल कैटेगरीज है। अगर कोई एबिलिटी काउंटर की जाए या अगर इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन हो तो ये समझना अजीब नहीं है कि एक हायर लेवल म्यूटेंट लो लेवल म्यूटेंट को मार दे। जैंगी इस बात से काफी सहमत हुआ। उन्हें म्यूटेंट्स के लेवल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन वो हमेशा सोचते थे कि स्पेशल एबिलिटी सिर्फ एक तरह का वेपन है और इस वेपन को कितनी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जैंगी ने अपने नाक की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो तुमने कैसे डिटरमाइन किया कि मैं एक डेल्टा लेवल म्यूटेंट हूँ? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। बियान जुनवू के शब्दों में कोई इन्फॉर्मेशन छुपाने की जरूरत नहीं थी। उनका जैंगी को अपने लेवल पर रखने का शायद दो कंसिडरेशन पर डिपेंडेंट था। पहला, उनकी एबिलिटी का लीथलिटी बहुत भयानक है, लेकिन शायद इसमें कुछ कमियां है।
दूसरा, बियान जुनवू ने जैंगी के स्पेशल एबिलिटी का पोटेंशियल पहचाना। हालांकि स्पेशल एबिलिटी कॉम्बैट एट्रीब्यूट नहीं है, इसका डुअल नेचर ऑफेंस और डिफेंस के रूप में इसे अनलिमिटेड पोटेंशियल देता है, इसीलिए उन्हें डेल्टा लेवल पर रखना रीजनेबल है। पर बियान जुनवू ने कहा, मैंने अपने अनुभव के आधार पर एक रफ जजमेंट किया था, लेकिन स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन प्रोफेशनल से मेजर डिस्ट्रिक्ट से तय किया जाना चाहिए। लेकिन डेल्टा लेवल एक क्रिटिकल पॉइंट है, अगर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं है तो इसे गामा लेवल के नीचे माना जा सकता है। इस पॉइंट पर जैंगी ने क्यूरियस होते हुए पूछा, क्या रिवर्स आउट डोमेन में कोई एपिसिलॉन लेवल म्यूटेंट है? बियान जुनवू ने इस बात की तरफ संकेत किया कि अभी कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना है कि कैपिटल रीजन में एक है। ये वाकई में कोई राज नहीं था। अपोकलिप्स के बाद अपने जुरिडिक्शन के अंदर बड़े एरियाज को मैनेज करने के लिए मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को न सिर्फ अलग अलग क्राइसिस रिजॉल्व करने थे, बल्कि एंड टाइम्स के दौरान केओस क्रिएट करने की कोशिश करने वाले ग्रुप से भी बचना था। बिना एब्सोल्यूट पावर के उन्हें सप्रेस करने की क्षमता ये दुनिया पहले ही काफी बिगड़ चुकी होती। बियान जुनवू ने एपिसिलॉन लेवल म्यूटेंट का जिक्र करते हुए उनकी आंखें जलती गई। कहा जाता है कि इस व्यक्ति के पावर्स इतनी बड़ी है कि ये आम समझ के परे है। जो भी इसे टारगेट करेगा, चाहे वो हजारों माइल्स दूर हो, एक सोच से इसे मार दिया जा सकता है। एक ऐसी पावर जिसे मिराकलस माना जा सकता है। ये सुनकर जैंगी ने अपने पानी का कप पकड़ने में दिक्कत महसूस की। उसकी आंखें डिसबिलीफ से बड़ी हो गई जब उसने बियान जुनवू की तरफ देखा और कहा, क्या ये थोड़ा एग्जैजरेट नहीं हो रहा है? 1000 माइल्स दूर, तुम पक्का हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या ये किसी गाइडेड मिसाइल्स की तरह है? बियान जुनवू हंसते हुए कहता है, ये मिसाइल से भी ज्यादा सिंपल है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम समझ नहीं सकते, जैसे तुम नहीं समझ सकते कि मैंने एक नजर में हजारों ज़ोंबीज को कैसे मार दिया। कहा जाता है कि जब वो किसी पर नजर डालता है उसकी मौत निश्चित होती है, और ये जरूरी नहीं कि तुम कहीं भी भागो। जैंगी को अचानक ओवरवेल्म महसूस हुआ। वो सोचता है कि शायद ये सिर्फ मिस्टिसिज्म से ही समझा जा सकता है। ये तो बिल्कुल इनकंसीवेबल है। लेकिन बियान जुनवू का सोचना कुछ और था। बहुत सी चीजें वाकई में अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये सच्चाई है। भगवान खुद ही डाइस खेलना पसंद करते हैं, तो हमें जो दुनिया बन रही है उससे हैरानी नहीं होनी चाहिए। थियोरिटिकली कहूँ तो म्यूटेंट्स के लिए एक अल्टीमेट लेवल भी है, जो छठा लेवल है, ओमेगा। लेकिन ये लेवल सिर्फ थ्योरी में ही है। कुछ रिसर्चर्स ये सोचते हैं रियलिस्टिक समझ के आधार पर कि ये एक ऐसा म्यूटेंट है जो अनंत रूप से बढ़ सकता है और जिसका पावर का कोई लिमिट नहीं होता। अगर कोई उस लेवल तक पहुंचता है तो वो हमारे गॉड्स के बराबर हो सकता है। जब वो बात कर रहे थे तब बियान जुनवू ने अचानक से भारी खांसी करने लगा। उन्होंने खांसी को दबाने की कोशिश की, टेबल पर सहारा लेते हुए, लेकिन टेबल इतना हिल गया कि पानी का ग्लास बाहर गिर गया। ये देखकर जैंगी ने तुरंत कंसर्न दिखाया। कैप्टन बियान, क्या आप ठीक हैं? क्या मुझे अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाना चाहिए? बियान जुनवू कुछ देर खांसी करते रहे, फिर वो शांत हुआ। उनके ग्लव्स पर खांसी के खून के दाग भी थे, लेकिन उन्होंने इसे आराम से पोंछ दिया। ये सीन जैंगी के तेज आंखों से नहीं छुपा। बियान जुनवू ने कहा, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस मेरा पुराना प्रॉब्लम है जो फिर से आ सकती है, और ये इनक्योरेबल है। मैं शायद ज्यादा दिन नहीं बचने वाला। उन्होंने बहुत कैजुअली बोला, जैसे किसी दूसरे के हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो। जैंगी ने एक भावना महसूस की जो उनकी शंका को कंफर्म कर रही थी कि कैप्टन बियान को वाकई में एक सीरियस हेल्थ इशू है। फिर जैंगी ने उन्हें तसल्ली दी। आजकल की एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ कैंसर तक का इलाज हो सकता है। ऐसी क्या बीमारी है जो ट्रीट नहीं होती? मेरे परिवार के डॉक्टर एक चीफ फिजिशियन है एक टॉप टियर हॉस्पिटल में। क्या मैं उन्हें बुलाने के लिए कहूँ? शायद अभी भी कोई उम्मीद हो। ये सुनकर बियान जुनवू वाकई में थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने शरीर का सबसे अच्छे से पता है। मैं अपनी मर्जी से हेवनली सी सिटी आया हूँ ज़ॉम्बी क्राइसिस हैंडल करने के लिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपने मरने से पहले रिवर्स आउट डोमेन के लिए ज्यादा योगदान दे सकूं, अपनी वाइफ और बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन का माहौल प्रोवाइड करने के लिए। ये कहकर उन्होंने अचानक वो सनग्लासेस उतारा जो उन्होंने हमेशा जैंगी के सामने पहना था। उसकी आंखों का रंग पेल था और उनकी पीपल्स और भी ज्यादा व्हाइट थी, एक सिकली ग्रे व्हाइट रंग जो ऑलमोस्ट प्यूपिल्स का ब्लैक
बिल्कुल नहीं दिखाता था। बियान जुनवू ने अपनी लाइफलेस आंखों से जैंगी की तरफ देखा और कहा, मेरी एबिलिटी असल में मेरी साइट और हेल्थ का सैक्रिफाइस करने पर आती है। ये भी वजह है कि मैं सिर्फ डेल्टा लेवल पर हूँ। इस फेटल फ्लॉ की वजह से मैं अपने सुपर वेपन को इस्तेमाल करने की संख्या पर बहुत नियंत्रण लगा सकता हूँ। जैंगी कुछ देर के लिए चुप रहा और धीरे से कहता है, मुझे समझ आता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपनी एबिलिटीज मुझे इतनी आसानी से बताने वाले हो। बियान जुनवू ने बिना किसी जज्बात के कहा, ये इसीलिए है क्योंकि मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है ज़ोंबी क्राइसिस हैंडल करने के लिए। इसीलिए हमें अपनी कैपेबिलिटी समझने की जरूरत है ताकि हम बेटर तरीके से साथ काम कर सके। बियान जुनवू ने जारी रखा, असल में मैं अब ऑलमोस्ट अंधा हो चुका हूँ। पूरी तरह से इस एडवांस विजुअल एड डिवाइस पर निर्भर करता हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ एक रेड ग्लो उत्पन्न करते हुए फिगर हो। बियान जुनवू ने एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की, क्या तुम रिवर्स आउट डोमेन में अपनी किस्मत आजमाने में दिलचस्पी रखते हो? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और तुम एपिसोलॉन लेवल तक पढ़ने के लिए बहुत संभव हो। जैंगी ने मना कर दिया, मेरे पास इस वक्त कोई प्लान्स नहीं है। मैं कोई बड़े एम्बिशंस वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहता हूँ और दुनिया के दोबारा शुरू होने का इंतजार करना चाहता हूँ। वैसे भी जैंगी ने सोचा, रिवर्स आउट डोमेन जाना मेरे अपने शेल्टर में रहने से ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होगा? रोज मिशंस पर बाहर निकलना, लड़ना और मारना, मैं बेकार का ये सब नहीं कर सकता। लेकिन बियान जुनवू ने कहा, जल्दी से मना मत करो। असल में ब्लिजर्ड सिटी में जीने का माहौल तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। लोग अपोकलिप्स से पहले की तरह जी सकते हैं। शहरों की सड़कें और रात के बाजार सब कुछ फुल्ली इक्विप्ड है। तुम्हें ये अनुभव हेवनली सी सिटी में नहीं मिलेगा। उस वक्त जैंगी के दिमाग में ऐसे मंजर आए जैसे कि उत्तर की बर्फीले सड़कों की भीड़ भाड़ हो। जिंदगी की वो ताकत वाकई में एक पल के लिए जैंगी को टेम्प्ट करती है, लेकिन नेचुरल तौर पर जैंगी ने इसे साफ मना कर दिया। उसने बियान जुनवू को बताया कि वो अपने शेल्टर में बहुत कंफर्टेबल है और वहाँ जिंदगी भर रह सकता है जब तक कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। बियान जुनवू का बच्चों की तरह उसे समझाने का कोशिश जैंगी को बहका नहीं सकती। अगर ब्लिजर्ड सिटी वाकई में बहुत से लोगों का घर है तो आज की सप्लाई और लिविंग स्टैंडर्ड्स के हालात में लोग आराम से नहीं जी सकते। अगर ऐसी जगह भी है तो वो सिर्फ छोटे से इलाइट लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं। जैंगी को ना हिलते हुए देखकर बियान जुनवू ने जारी रखा, आखिर हेवनली सी सिटी एक कोस्टल एरिया में है, लोअर एल्टीट्यूड पर। अगर कभी बर्फ पिघलने का दिन आया तो ये जगह पहले डूबेगी और शायद समुद्र पार से दुश्मन भी आएंगे। इसीलिए सिर्फ सेंट्रल रीजन्स वाकई में सुरक्षित है। ये सुनकर जैंगी थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने ह्यूमन फैक्टर्स को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रकृति को नहीं भूल सकता था। ब्लू स्टार पर नॉर्मल टेम्परेचर का वापस आना और बर्फ का पिघलना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये किसी भी वक्त होने वाला नहीं है। जैंगी ने काफी सोचकर कहा, मैं इतनी दूर तक होने वाले घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं एक समय पर एक कदम उठाऊंगा। जैंगी की थोड़ी रेजिस्टेंस भरी मूड को देखकर बियान जुनवू ने टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। ज़ोंबीज और रैट स्वॉर्म्स पर इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के बाद उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। बियान जुनवू धीरे से खड़े हुए और कहा, आज के लिए इतना ही। याद रखना, हमारी अरेंजमेंट्स के साथ कोऑपरेशन करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। ये कहकर बियान जुनवू लिविंग रूम की तरफ चला गया। जैंगी ने उन्हें डिनर के लिए रोका, लेकिन बियान जुनवू ने उसकी इस दया को भी मना कर दिया। उनकी एटीट्यूड से ये साफ था कि हालांकि उन्हें जैंगी के शेल्टर की एनवी थी, लेकिन वो ज्यादा लालची नहीं थे, जो ये दिखाता है कि उनका लिविंग कंडीशन ब्लिजर्ड सिटी में भी अच्छा होगा। जब वो जाने लगे, वूडी अचानक मुड़ के बोला, जैंगी, हमारे कैप्टन ने कहा कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। अगली बार जब हमें फ्री टाइम मिले तो क्या तुम मेरे साथ स्पार करना चाहोगे? जैंगी ने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट दी, बिना कोई जवाब दिए। तभी बियान जुनवू ने उन्हें डांटा, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक तकलीफ देने की सोच रहे हो। जब इन्वेस्टिगेशन टीम शेल्टर से निकली, जैंगी ने एक राहत की सांस ली। जोकीर ने बेचैनी से कहा, इन लोगों का किलिंग ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। यांगमी भी आ गई और कहा, मैंने तो रूम से ही महसूस किया। लगता है ये लोग उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जिनका हमने पहले सामना किया था। जैंगी ने आराम से कहा, खुशकिस्मती से इनका कोई बुरा इरादा नहीं था, बस ज़ोंबी क्राइसिस से निपटने आए हैं, वरना हमें परेशानी होती। बियान जुनवू की ताकत के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है और दूसरे लोगों की ताकत का अंदाजा भी सबको है। ऐसा डरावना टीम हेवनली सी सिटी में खुद को आराम से चलाती है।
तभी यांग शिनशिन अचानक लिविंग रूम में आई और कहा, लेकिन इन लोगों के पास सिर्फ 7 लोग हैं। ज़ोंबी क्राइसिस को पूरी तरह से रिजॉल्व करना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ये अच्छी खबर है। यांग शिनशिन के अचानक इस बात पर सबने उस यंग प्रोडिजी की तरफ ध्यान दिया। चैंगी ने यांग शिनशिन की तरफ गहराई से देखा और पूछा, इसका मतलब क्या है? इस पर यांग शिनशिन ने डिटेल्स देना शुरू किया। मुझे लगता है कि रिवर साउथ डोमेन का इन्हें यहाँ भेजना इस बात की उम्मीद नहीं रखता कि ये ज़ोंबी क्राइसिस को एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। शायद ये बस वैनगार्ड है जो मेनली ज़ोंबी होर्ड्स का ओरिजिन पता करने आए हैं। जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो बहुत संभव है कि रिवर साउथ डोमेन की मेन फोर्स हेवनली सी सिटी में बहुत ज्यादा डिप्लॉय होगा। तब पूरी हेवनली सी सिटी इनके कंट्रोल में आ जाएगी और हमारा जीने का एरिया जरूर इसमें शामिल हो जाएगा। जैंगी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम्हारा एनालिसिस समझ में आता है, ये वाकई में एक संभावना है। इस पर चुनले ने घबरा कर कहा, क्या ये हमें शेल्टर से निकाल देंगे? जैंगी ने सीरियस होकर कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन यांग शिनशिन ने ऐड किया, असल में ये सबसे बुरा परिणाम नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चलता है कि ज़ोंबी होर्ड्स उनके कंट्रोल से बाहर है, या अगर इन होर्ड्स को पूरी तरह से खत्म करना बहुत ज्यादा मांग करता है, तो तब हम वाकई में मुश्किल में होंगे। ये सुनकर जैंगी का दिल घबरा गया। वो समझ गया कि बियान जुनवू का ब्लिजर्ड सिटी का बुलावा उसके लिए एक रास्ता था। अगर इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चल गया कि वो ज़ोंबी क्राइसिस को आसानी से संभाल नहीं सकते, तो हेवनली सी सिटी का फेट वाकई में न्यूक्लियर फॉलआउट की तरह हो सकता है। यांग शिनशिन के समरी के बाद जैंगी को तुरंत समझ आ गया, सिर्फ ज़ोंबी होर्ड्स का इश्यू पूरी तरह से हल करने पर ही उन्हें फ्यूचर में शांति से जीने का मौका मिलेगा। अगर होर्ड्स ऐसे पॉइंट तक पहुंच गई जहां रिवर साउथ डोमेन भी उन्हें संभाल नहीं सकता, तो पूरे हेवनली सी सिटी को उड़ा दिया जाएगा। हालांकि शेल्टर के पास कुछ मिसाइल डिफेंसेस कैपेबिलिटीज हैं। अगर रिवर साउथ डोमेन का ऑब्जेक्टिव हेवनली सी सिटी को लेवल करना है, तो उनकी ऑपरेशन की स्केल बिल्कुल अलग हो सकता है और वो इस रिस्क को नहीं ले सकते हैं। जोकीर ने चिंतित चेहरे के साथ कहा, और ज़ोंबी और रैट स्वॉर्म्स अगर अंडरग्राउंड में कंसंट्रेटेड है, अगर रिवर साउथ डोमेन वाकई में वो फैसला लेती है, तो पूरे हेवनली सी सिटी इसके चपेट में आ जाएगी। हमारी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए ज़ोंबीज और रैट स्वॉर्म से सीधे सामना करना अनरियलिस्टिक है, तो सिर्फ एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक का ऑप्शन है। लेकिन ज़ोंबीज के पीछे का ज़ोंबी किंग इतने अच्छे से छुपा हुआ है कि हम उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। ये कहकर जोकीर ने जैंगी पर झुक गई। ये सब हमारी कैपेबिलिटी से बाहर लग रहा है। लगता है हमें सिर्फ रिवर साउथ डोमेन के उन लोगों पर ही उम्मीद रखनी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब ब्लिजर्ड सिटी में चले जाएंगे। तुम्हें ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए, जैंगी ने धीरे से कहा। सभी डर अनजाने से होते हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ज़ोंबी किंग क्या है, तो वो ऐसा स्ट्राइक कैसे करेंगे। चुनले ने फिर ऐड किया, करंट सिचुएशन से तो लगता है कि ज़ोंबी क्राइसिस का इन 4 फोर्सेस से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इन सब ने भारी नुकसान उठाया है। यांग शिनशिन ने सुनकर कहा, मुझे इस पर पूरा विश्वास नहीं है। हालांकि उन्होंने भी भारी नुकसान उठाया है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये सब एक दूसरे से अलग है, जैसे वेस्ट माउंटेन बेस पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। ये कहना मुश्किल है कि दूसरे फैक्शंस ने ऐसे कोई रिसर्च नहीं की जो इन आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन की तरफ ले गई होगी। अपोकलिप्स के बाद मेजर फोर्सेस ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एक्सट्रीम कदम उठाए हैं, जैसे वेस्ट माउंटेन बेस पर ह्यूमन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स, रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस पर मिलिट्री स्टिमुलेंस, सब अपोकलिप्स के बाद के सेमी डेवलप्ड एक्सपेरिमेंट्स है। ज़ोंबी होर्ड्स इन एक्सपेरिमेंट्स से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैंगी की सोच अब बेहाल हो गई। उसने कहा, अब इस पर सोचना बंद करते हैं, देखते हैं रिवर साउथ डोमेन के लोग क्या कहते हैं। उनकी कैपेबिलिटीज को जांचने में अच्छा होगा। ऐसा लगता है कि उनके साथ एक वायरस एक्सपर्ट भी है। उनके एक्सटेंसिव कॉम्बैट एक्सपीरियंस से कुछ रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अगर वो संभल नहीं पाते तो तब हम अपना कदम उठाएंगे। वहीं स्नो वर्शिप सेक्ट के हेडक्वार्टर में जंगी जियान चर्च में वापस आकर युआन कोंगे को मीटिंग के डिटेल्स रिपोर्ट कर रहा था। उसने लीडर को मीटिंग का कंटेंट डिटेल में बताया, साथ ही बियान जुनवू की ताकत को भी हाईलाइट किया, विविडली ये बताते हुए कि उसने एक ग्लांस में ही हजारों ज़ोंबीज को कैसे मिटा दिया। ये सुनकर युआन कोंगे का अक्सर ठंडा चेहरा कुछ इमोशंस दिखाता है। उसने धीरे से कहा, रिवर साउथ डोमेन, क्या वो हमारे प्लान्स को रोक सकता है? जंगी जियान भी अनश्योर था, सिर्फ इतना ही कहा कि ज़ोंबी क्राइसिस ऑलरेडी फैलने की साइंस दिखा रहे हैं। अगर रिवर साउथ डोमेन हेवनली सी सिटी में पलट
अगर रिवर साउथ डोमेन हेवनली सी सिटी में दखल देती है तो ये जरूर स्नो वर्शिप सेक्ट के डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालेगा। ऊपर से बियान जुनवू ने भी हमें वार्निंग दी है, अगर ज़ोंबी क्राइसिस हल नहीं होता तो रिवर साउथ डोमेन अल्टीमेट मेजर पर जा सकता है, जो हमारे लिए निश्चित रूप से कैटास्ट्रोफिक होगा। युआन कोंगे ने हाँ में हाँ मिलाया और कहा अल्टीमेट मेजर। मुझे लगता है कि दूसरे फोर्सेस भी ऐसे आउटकम नहीं देखना चाहती होगी, शायद वो हमसे ज्यादा चिंतित हैं।